जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे साइंस 3200 के सेट नंबर 37 की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने रेलवे साइंस 3200 का सेट नंबर 35 और 36 को डिस्कस करा था। दोस्तों आज बारी है 37 को डिस्कस करने की। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है सॉल्यूशन सहित उसका पीडीएफ कहां मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि वीडियो ग्राफिक्स एरे रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है, यह किसके द्वारा विकसित की गई थी? ऑप्शन है आपका माइक्रोसॉफ्ट, मैकिन्टॉश, एप्पल, आईबीएम। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, आप सबों ने कई बार जब कंप्यूटर का असेंबल होता है तो उस वक्त नाम सुना होगा VGA टू HDMI या फिर VGA केबल या फिर HDMI केबल। तो आप सभी यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि पहले जो कंप्यूटर असेंबल होता था तो उसमें CPU के साथ जो मॉनिटर को अटैच किया जाता था उसमें ज्यादातर VGA केबल का उपयोग किया जाता था। और ये VGA केबल क्या होता है तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, इसका फुल फॉर्म ही होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। अगर हम लोग VGA की बात करें तो आप सभी ध्यान में रखेंगे इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स एरे। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये VGA जो है ये सबसे पहले 1987 में क्या हुई थी सर, विकसित की गई थी। किसके द्वारा? तो आप सभी ध्यान में रखना, आईबीएम के द्वारा। आईबीएम क्या है तो सर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन है, यानी कि ये जो है ये कंप्यूटर के पार्ट पुर्जों का निर्माण करती है, या आप कह सकते हो कि कंप्यूटर से संबंधित जो पार्ट पुर्जे होते हैं उसको ये विकसित करते हैं। तो जो सवाल करा जा रहा है कि वीडियो ग्राफिक्स एरे रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है, यह किसके द्वारा विकसित की गई थी? आप सभी कहेंगे सर आईबीएम के द्वारा विकसित की गई थी। और आईबीएम क्या है तो आप कहेंगे सर इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। यहां पे मैं लिख दूं सर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आप ये भी कह सकते हैं या फिर आप और अच्छे से इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन कह सकते हैं, चलेगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि जब हम लोग VGA केबल की बात करते थे तो उस वक्त, यानी कि जब VGA केबल का यूज होता था, अभी भी जिस कंप्यूटर में VGA केबल लगा हुआ रहता है उसका जो रिजोल्यूशन होता है सर वो क्या होता था सर, काफी कम होता था। तो लोगों ने क्या करा तो सर HDMI केबल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग HDMI की बात करते हैं तो इसके बारे में क्या कहते हैं कि सर इसका फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। और मेरे मित्र, अभी जितने भी कंप्यूटर या फिर आप बड़े बड़े प्रोजेक्टर की बात करते हो उसमें हम लोग किसका, कौन से केबल का इस्तेमाल करते हैं? HDMI केबल का इस्तेमाल करते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में तो माइक्रोसॉफ्ट भी है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, क्योंकि लगातार कंप्यूटर से संबंधित इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो आप सभी ध्यान में रखना कि जब भी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की बात की जाएगी तो आप किसका नाम लेंगे? आप सभी ध्यान में रखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट सीईओ की बात की जाएगी तो हम लोग कहेंगे सत्या नडेला। किसका नाम लेंगे सर? सत्या नडेला। और मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे एप्पल भी है, तो अभी एप्पल के सीईओ कौन है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, अभी एप्पल के सीईओ जो है वो टिम कुक है। कौन है सर? टिम कुक है। और साथ ही आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये मैकिन्टॉश क्या है? तो मेरे मित्र आप सबों ने एप्पल का मैकबुक जरूर सुना होगा नाम। मैकबुक ले लिया, मैकबुक प्रो ले लिया, लोग कहते हैं, आप लोग वीडियो में देखे भी होंगे, सुनते भी होंगे। तो ध्यान में रखेंगे कि जो हम लोग एप्पल के मैकबुक की बात करते हैं तो हम लोग इसके लिए सिंपल MAC लिखते हैं। एक्चुअली ये जो MAC होता है, मैक होता है, उसका फुल फॉर्म क्या है सर? मैकिन्टॉश है। क्या है इसका फुल फॉर्म? आप सभी ध्यान में रखेंगे, मैकिन्टॉश। यानी कि जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मैक बोल रहे होते हैं उसका फुल फॉर्म क्या होता है? आप कहिएगा मैकिन्टॉश होता है।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबों के सामने है, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन कि एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? आप कहेंगे सर 206 होती है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि अगर हम लोग बात करेंगे कि हड्डी किससे निर्मित होती है, यानी कि हड्डी में क्या होता है, तो आप सभी क्या ध्यान में रखेंगे कि हड्डी में कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है। हड्डी में क्या मौजूद होता है? आप सभी ध्यान में रखना, कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है। मेरे मित्र यहां पे वयस्क की बात की गई, अगर बच्चों में बोला जाता तो क्या कहते हैं कि सर बच्चों में लगभग 300 हड्डी होती है। बच्चों में ज्यादातर क्या होते हैं सर? कार्टिलेज होते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि बच्चों में जो लगभग 300 हड्डी होती है वो जन्म के समय होती है। जैसे जैसे वो एडल्ट होते हैं तो वही सभी हड्डी जो है वो टूट फूट के बचते बचते कितना बचता है? तो सर 206 बचता है। आप सभी ध्यान में रखना, अगर आपसे ये क्वेश्चन करा जाए कि आपके बॉडी में सबसे बड़ी हड्डी किसे बोला जाता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे आपकी बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो सर फीमर को बोला जाता है। और ध्यान में रखिएगा ये फीमर कहां पाया जाता है? तो सर थाई में यानी कि जांघ में पाया जाता है। अच्छा, सबसे छोटी हड्डी की अगर बात की जाएगी, आप कहेंगे सर हम सबों को मालूम है। और मेरे मित्र अगर आप सबों को मालूम है कि आपके बॉडी की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहरहाल आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि जीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? ग्लोबल स्टेशनरी लॉन्चिंग व्हीकल्स, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, तीसरा है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स, और चौथा है आपका ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये जो जीएसएलवी है इसका फुल फॉर्म होता है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है सर? आपके ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा हुआ है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, यही क्या है सर? जीएसएलवी का फुल फॉर्म है। ध्यान में रखेंगे ये क्या है? तो सर ये जो है ये एक प्रकार का प्रक्षेपण यान है। क्या है सर? प्रक्षेपण यान है जो कि किसके द्वारा विकसित और ऑपरेट की जाती है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर ये विकसित और साथ ही साथ संचालित किसके द्वारा की गई है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे ये विकसित और संचालित जो है वो इसरो के द्वारा की जाती है। सर इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि न सिर्फ जीएसएलवी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है एग्जाम दृष्टिकोण से, बल्कि आपको पीएसएलवी का फुल फॉर्म भी याद रखना है। और अगर कोई पूछ दे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएसएलवी, तो आप सभी क्या कहेंगे? सर ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सेम रखेंगे, जियोसिंक्रोनस के लिए भी और पीएसएलवी के लिए। बस पी का मतलब यहां पे क्या लिखेंगे सर? पी का मतलब पोलर लिखेंगे। पी का मतलब क्या लिखेंगे? पोलर लिखेंगे। बाद बाकी ये क्या कहेंगे? तो सर ये हो जाएगा हमारा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, ठीक है। अब मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अभी रिसेंटली इसरो के द्वारा एक छोटा जो प्रक्षेपण यान है उसको भी क्या किया गया है सर? तो विकसित किया गया है। किस लिए? तो सर छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए। और ध्यान में रखेंगे कि जो आपका छोटा वाला प्रक्षेपण यान है उसको क्या कहा जाता है? तो सर उसको एसएसएलवी कहा जाता है। एसएसएलवी कहा जाता है। अब कहेंगे सर ये एसएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है? आप सभी ध्यान में रखना, इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। तो ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि एसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे एसएलवी का फुल फॉर्म सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हो जाएगा। तो ये जो आपका यहाँ पे 4 फुल फॉर्म है ये आपके लिए जरूरी है। जीएसएलवी आप कहेंगे जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, एसएसएलवी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, एसएलवी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? मेरे मित्र आप सबों को मालूम है, और जब आप केमिस्ट्री की शुरुआत ही करते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरुजी इस दुनिया में जितने भी पदार्थ होते हैं वे सब के सब किससे मिलके बने होते हैं? तो सर द्रव से मिलके बने होते हैं। और आपके ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? तो सर यहाँ पे द्रव लिखा हुआ है,
तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि यहां पे जो ठोस देख रहे हैं और यहां पे जो द्रव देख रहे हैं, ये क्या है, पदार्थ की अवस्था है। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग पदार्थ की अवस्था की बात करेंगे, अगर हम लोग पदार्थ की अवस्था की बात करेंगे, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये टोटल 5 हैं। कौन कौन सा, तो सर पहला है आपका सॉलिड, फिर क्या है लिक्विड, और फिर क्या है सर गैस, और उसके बाद जो है आपका प्लाज्मा, और फिर क्या है सर, तो प्लाज्मा के बाद आपका बीईसी, जिसको हम लोग बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट कहते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि यहां पे जो सॉलिड लिक्विड गैस है, इसको पदार्थ का लोकप्रिय अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, लोकप्रिय अवस्था कहा जाता है। साथ में यहां पे जो प्लाज्मा है, इसको पदार्थ का चौथा अवस्था कहा जाता है। और आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या होती है, आप सभी कहेंगे कि सर पदार्थ की 5वीं अवस्था बीईसी होती है। बस एक चीज आपको यहां पे अंतर याद रखना है कि जब भी द्रव की बात की जाएगी, तो द्रव का मतलब, ये जो यहां पे द्रव लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा सर, छोटा छोटा कण होगा। और सभी पदार्थ किससे बने होते हैं, तो सर छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम लोग मैटर या द्रव के रूप में देखते हैं। और यहां पे जो द्रव है, इसका मतलब क्या होगा, तो सर लिक्विड होगा। ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि OCR का पूर्ण रूप क्या है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि OCR का पूर्ण रूप क्या होता है। OCR का पूर्ण रूप होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसको हम लोग ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी पढ़ते हैं। आप सभी ये ध्यान में रखना कि ये है क्या। तो अभी देखते होंगे आप कि कोई भी आपका पेज है, उसको आप स्कैन करना चाहो, तो जो उसके जितने भी वर्ड होते हैं वे सब के सब स्कैन हो जाते हैं और उसमें आप एडिट कर सकते हो। तो OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन आपका एक ऐसा मतलब कह सकते हो कि प्रक्रिया है, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, तो सर जो स्कैन्ड होते हैं, या आप कह सकते हो स्कैन्ड कॉपी, या जो हैंड रिटेन आपका कॉपी होता है, उससे सीधे जो वर्ड और सेंटेंस होते हैं उसको हम लोग कंप्यूटर में एडिट कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो उसको डायरेक्टली डिजिटल फॉर्मेट में ला सकते हैं। ध्यान में रखेंगे, OMR का मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। तो यहां पे आपसे सवाल करा जा रहा है कि OCR का पूर्ण रूप क्या है, तो आप सभी कहेंगे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है। आप कहेंगे सर एंथ्रासाइट में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है, लगभग 85 से 90% के अप्रोक्स मानते हैं। और साथ ही यहाँ पे चारों ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, ये सब के सब क्या है, कोयला के प्रकार हैं। 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका एंथ्रासाइट है, इसको सबसे उत्तम कोयला माना जाता है। सबसे उत्तम कोयला की बात की जाएगी, सबसे उत्तम कोयला की बात की जाएगी, तो आप कहेंगे एंथ्रासाइट। और यहां पे जो पीट है, तो सर इसको सबसे खराब कोयला माना जाता है। ये चीज आप सभी ध्यान में रखना, इसको क्या माना जाता है, सबसे खराब कोयला माना जाता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोयला निर्माण प्रक्रिया क्या कहलाती है। कोयला निर्माण प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आप सभी ध्यान में रखना, कोयला निर्माण प्रक्रिया कार्बोनाइजेशन कहलाती है। कार्बोनाइजेशन कहलाती है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि छुई मी टच मी नॉट पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है। आप सभी ध्यान में रखेंगे, मिमोसा पुटिका। क्या है सर, मिमोसा पुटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि मादा एनोफिलीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है। आप कहेंगे सर मलेरिया, डेंगू की बात की जाएगी, तो सर इसके लिए भी वाहक का कार्य कौन करता है, मच्छर ही करता है। क्या नाम है, तो सर इसको हम लोग मादा एडीज के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को हम लोग एडीज एजिप्टाई कहते हैं, या एडीज एजिप्टी कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे कि हैजा की अगर बात करेंगे, तो हैजा किसके चलते होता है, सर जीवाणु के चलते होता है। अच्छा, कौन सा जीवाणु है, आप सभी कहेंगे सर ये जो जीवाणु है इसको हम लोग विब्रो कोलेरा कहते हैं, या वाइब्रो कोलेरी कहते हैं। ठीक है, और टाइफाइड आप सभी ध्यान में रखेंगे कि टाइफाइड जो है वो सोलेमन टाइफी
सोलेमोन टाइफी नामक बैक्टीरिया के चलते होती है, यानी कि सोलेमोन टाइफी नामक जीवाणु के चलते होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक विद्युत जनरेटर डैश सिद्धांत पर कार्य करता है। आप सभी कहेंगे कि सर जो विद्युत जनरेटर है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे कार्य करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो प्रिंसिपल है उस पे कार्य करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने करा? आप सभी कहेंगे सर माइकल फैराडे ने करा। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि जनरेटर से हमें बेसिकली क्या मिलता है? आप कहेंगे विद्युत धारा मिलता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये करा जाए कि विद्युत जनरेटर फ्लेमिंग के किस नियम पे आधारित होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे? मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी विद्युत जनरेटर जो होता है वो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम पे आधारित होता है। क्यों? क्योंकि प्रेरित धारा की दिशा जो है हम फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात करते हैं, और जो विद्युत जनरेटर है ये चलेगा तो हमें क्या देगा? विद्युत धारा देगा। तो जाहिर सी बात है कि जो विद्युत जनरेटर है ये फ्लेमिंग के किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? आप कहेंगे सर फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त सिद्धांत पे कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10 कि गन्ने के पौधे डैश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी परिवर्तकों में से एक है। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि पौधा कोई भी हो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान क्या करेगा? अपना भोजन तैयार करेगा। तो प्रत्येक पौधा को सूर्य प्रकाश चाहिए होगा, किस लिए? अपने भोजन को बनाने के लिए। मेरे मित्र, जो हम लोग कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधा अपना भोजन बनाती है, एक्चुअली में पौधा क्या करती है? तो सर जो सूर्य प्रकाश में एनर्जी होती है उसको परिवर्तित करती है। किस रूप में? तो सर ग्लूकोज रूप में, यानी कि भोजन के रूप में। तो जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि गन्ने के पौधे डैश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी प्रतीकों गन्ने के पौधे डैश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी परिवर्तकों में से एक है। आप सभी कहेंगे सर सूर्य के प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए कोष को प्राप्त कर सके। सर जब भी हम लोग बात करेंगे किसी भी बॉन्ड बनने की, तो बॉन्ड इसलिए बनाया जाता है ताकि जो परमाणु के बाह्यतम कक्षा होते हैं वो पूरी तरह से क्या हो सके? परिपूर्ण हो सके। और मेरे मित्र, सहसंयोजी बंधन यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड के केस में भी क्या होता है? तो सर बाह्यतम कक्षा को क्या किया जाता है? परिपूर्ण किया जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लें कि अगर हम बात करते हैं मीथेन की, तो अणुसूत्र इसका क्या होता है? CH4 होता है। आप सबों को मालूम है कि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? सर जी 4 होती है। मतलब क्या हुआ कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, और सर इसका बैलेंस, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिखते हैं। अब इसके बाह्यतम कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन पुर जाए तो ये क्या हो जाएगा? सर स्टेबल हो जाएगा। तो इसके लिए कार्बन क्या करता है? तो सर कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन के साथ साझा करता है। अब जो साझा करता है उस इलेक्ट्रॉन पे कार्बन का भी हक रहता है और हाइड्रोजन का भी हक रहता है। अब ये 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, तो सर इसके बाह्यतम कक्षा में क्या हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग क्या कहेंगे? सर ये एक यौगिक बन जाएगा हमारा CH4। तो जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए डैश कोषों को प्राप्त कर सके। तो आप सभी याद रखेंगे भरे हुए बाह्यतम कोष को क्या कर सके? सर प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि आंख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आंख की डैश कहा जाता है। मेरे मित्र, मैंने कई बार बताया है कि आप सभी नजदीक की रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हो, दूर की रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हो। किस लिए? तो सर इस दोनों ही चीजों के लिए आंख क्या करती है? अपने फोकस दूरी को लगातार बदलती रहती है, और आंख के द्वारा फोकस दूरी को बदलकर दूर रखी और निकट रखी वस्तु को आसानी से देखने की जो प्रक्रिया होती है वो समंजन क्षमता कहलाती है, जिसको इंग्लिश में एकोमोडेशन प्रोसेस या एकोमोडेशन कैपेसिटी कहते हैं। ध्यान में रखेंगे कि जो फोकस दूरी बदलने की कैपेसिटी होती है वो समंजन क्षमता कहलाती है, और जो प्रक्रिया होती है वो समंजन क्रिया कहलाती है। तो जो सवाल करा जा रहा है कि आंख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आंख की डैश कहा जाता है। आप सभी ध्यान में रखेंगे आंख की समंजन क्षमता कहा जाता है। अच्छा, प्रक्रिया पूछता तो आप कहते हैं समंजन प्रक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट सर, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है
कि किसानों की त्वचा को कीटनाशकों के प्रभाव से बचाने के लिए डैश द्वारा एक टॉपिकल जेल विकसित किया गया। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, स्टेम सेल विज्ञान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसानों की त्वचा को कीटनाशकों के प्रभाव से बचाने के लिए डैश द्वारा एक टॉपिकल जेल विकसित किया गया। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग खेत में ऐसे ही कोई फसल उपजाते हैं तो उस फसल के साथ साथ बहुत सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे पौधे आ जाते हैं और फसल में कभी कभी क्या होता है सर, कीड़ा भी लग जाता है। तो किसान को क्या करना होता है, तो सर पेस्टिसाइड्स और विडिसाइड्स का इस्तेमाल करना होता है। एक्चुअली में ये क्या होते हैं, तो सर ये जो अनवांटेड प्लांट होते हैं उसको खत्म करने के लिए दवाई होता है, या जो सर कीड़ा मकोड़ा लग जाता है उसको खत्म करने के लिए दवाई होता है। जनरली इसका नेचर कैसा होता है सर, टॉक्सिक होता है। और ध्यान में रखेंगे कि अगर किसान बगैर सेफ्टी के इस विडिसाइड और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करेगा तो जो उसका टॉक्सिक है वो क्या हो सकता है, तो सर आपके स्किन पे लग सकता है या एयर के थ्रू आपके बॉडी के अंदर जा सकता है। तो मेरे मित्र, इस विडिसाइड और पेस्टिसाइड के दुष्प्रभाव से बचने हेतु स्टेम सेल विज्ञान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रीजनरेटिव मेडिसिन कहते हैं, इन्होंने क्या करा, तो एक पॉलीऑक्साइन जेल का निर्माण करा, जो कि क्या है सर, टॉपिकल जेल है। और इसमें सलाह दी जाती है कि जब भी किसान कोई कीटनाशी को अपने खेत में छिड़कने जाए तो क्या करें, पहले ये पॉलीऑक्साइन जेल को अपने बॉडी पे लगा लें, ताकि जो आपका कीटनाशी का दुष्प्रभाव है उससे आपका स्किन बचा रह सके। तो ये जो पॉलीऑक्साइन जेल है ये एक्चुअली में स्टेम सेल विज्ञान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान द्वारा क्या की गई है सर, तो उत्पादित की गई है, या आप कह सकते हो बनाई गई है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणितीय और तार्किक संचालन करने में सक्षम है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो माइक्रो प्रोसेसर है सर, वो अपने आप में क्या है, एक पूर्ण प्रोसेसर है और इसकी ये कैपेसिटी होती है कि अंकगणित और तार्किक संचालन को क्या कर सकते हैं सर, ये अपने आप कर सकते हैं, इसे किसी की जरूरत नहीं होती है। बात बाकी मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब क्या हुआ कि एक साथ कई कार्यों को करना या एक साथ कई कार्य जब हो रहा हो। मॉडेम जनरली इंटरनेट में इस्तेमाल किया जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम आप सभी समझ ही रहे हैं, ध्यान में रखेंगे, पीछे के सेशन में भी आपने डिस्कस करा था कि उबंटू क्या है, आप कहेंगे सर एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, ओएस कहते हैं। ध्यान में रखेंगे कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं उससे पहले क्या यूज होता था, तो सर डॉस, जिसको हम लोग क्या कहते थे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और अभी भी आप रेलवे की खिड़की पे जाएंगे तो वहां पे जो टिकट काटा जाता है वो उस पर डॉस का ही इस्तेमाल किया जाता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का ही इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है कि मिट्टी का तेल लालटेन की बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है। आप कहेंगे सर केसिकत, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलरिटीज। गुरुत्वाकर्षण सभी समझ रहे होंगे। विसरण, इसी को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। क्या, तो सर तरल का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाना। परासरण, इसको हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं, आप सभी समझ रहे होंगे। रक्त डैश उत्तक का एक प्रकार है, आप कहेंगे सर रक्त जो है वो संयोजी उत्तक का एक प्रकार है, या इसको हम लोग तरल संयोजी उत्तक भी कहते हैं। मांसपेशी भी क्या होता है सर, उत्तक होता है। उपकला क्या है, तो सर उत्तक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता है। ऑप्टिकल मास नहीं, प्रकाशीय आयतन नहीं, प्रकाशीय सघनता बिल्कुल सही है सर। आपसे कहा जा रहा है कि अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में भी व्यक्त किया जा सकता है। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग अपवर्तन की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरुजी जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो मुड़ जाती है, और प्रकाश के किरणों के इस मुड़ने की घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप सभी को मालूम है कि अगर प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, आप कहेंगे सर अभिलंब की ओर मुड़ेगा। और अगर प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब से दूर जाएगी। तो सर किसी भी माध्यम की जो प्रकाशीय सघनता होती है वो इस बात का घोतक होता है कि उसमें जो प्रकाश की किरणें इंटर करेगी वो अभिलंब की ओर मुड़ेगी या अभिलंब से दूर भागेगी। तो आप कहेंगे कि सर तो जो हमसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता है, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी या प्रकाशीय सघनता से क्या किया जा सकता है सर, व्यक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा पौधे की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है। आप सभी कहेंगे सर क्रेस्कोग्राफ, जिसको किसने बनाया था, जगदीश चंद्र बोस ने बनाया था। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो बोलोमीटर भी दिया हुआ है, ये बोलोमीटर क्या है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि बोलोमीटर जो है वो विद्युत चुंबकीय, बोलोमीटर जो है वो विद्युत चुंबकीय विकिरणों को मापने का यंत्र है, विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापने का यंत्र है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि क्रोनोमीटर, तो आप सभी ध्यान में रखना कि समय की शुद्धता को मापने वाला यंत्र है। क्रोनोमीटर क्या है, समय की शुद्धता को मापने वाला यंत्र है। जबकि कार्डियोग्राफ की बात की जाएगी तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हार्ट बीट मापने वाला यंत्र आपका क्या कहलाता है, कार्डियोग्राफ कहलाता है। और आप लोग डॉक्टर के पास जाते होंगे तो ईसीजी लिखता है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, जिसमें बेसिकली क्या किया जाता है, डॉक्टर के द्वारा आपके हार्ट का जो हार्ट बीट होता है उसको चेक किया जाता है, यानी कि हृदय स्पंदन को चेक किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि लैक्टिक एसिड क्या है। मेरे मित्र लैक्टिक एसिड 3 कार्बन वाला अणु है। आप कहेंगे ऐसे कैसे, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है C3H6O3। क्या होता है सर, C3H6O3। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसमें चूंकि कार्बन के 3 परमाणु हैं, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि लैक्टिक एसिड जो है वो क्या है, 3 कार्बन वाला अणु है। और आप सबों को मालूम है कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कहां होता है, तो सर ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जब अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है तो हमारे मांसपेशी में जो दर्द होता है उसका कारण लैक्टिक एसिड होता है। यानी कि मनुष्यों के मांसपेशी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिसका अणुसूत्र C3H6O3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है कि पौधे से बीज में भ्रूण होता है जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है। इस प्रक्रिया को इनमें से किसके रूप में जाना जाता है। मेरे मित्र आपसे कहा जा रहा है कि पौधे, यहां पे पौधे के होगा, पौधे के बीज में भ्रूण होता है जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है। इस प्रक्रिया को इनमें से किसके रूप में जाना जाता है। मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि सर जो बीज अंकुरित हो जाता है इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अंकुरन, इंग्लिश में जर्मिनेशन बोला जाता है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में तो पर परागन दिया हुआ है, क्रॉस पॉलिनेशन दिया हुआ है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग पॉलिनेशन की बात करते हैं, जब हम लोग पॉलिनेशन की बात करते हैं, परागन की बात करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, हम सभी कहते हैं कि सर फूल के परागकोश से, फूल के परागकोश से परागकण का, परागकोश से परागकोश से परागकण का, परागकण का वर्तिकाग्र पर, वर्तिकाग्र पर, वर्तिकाग्र पे आ जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो सर फूल के परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र पे आ जाने की प्रक्रिया जो है वो पॉलिनेशन कहलाती है, यानी कि आपका परागन कहलाता है। ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग फ्लावर की बात करते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ये फ्लावर का क्या हो जाता है, तो आप कहते हैं सर ये फ्लावर का फीमेल पार्ट हो जाता है। ध्यान में रखेंगे कि ये क्या हो जाता है सर, मेल पार्ट हो जाता है। मेरे मित्र जब हम लोग बात करते हैं परागन की तो ये परागन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका स्वपरागन, जिसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो सर अगर किसी फ्लावर के, अपने ही फ्लावर के मेल पार्ट उसके फीमेल पार्ट पर गिर जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे सर, स्वपरागन कहेंगे। क्या कहेंगे, स्वपरागन। और अगर पर परागन की बात की जाएगी, किसकी सर, पर परागन की बात की जाएगी, क्रॉस पॉलिनेशन की बात की जाएगी, तो क्या कहेंगे, तो सर फूल के मेल पार्ट का दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट पर जो गिरने की प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगा सर, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। तो जब भी क्रॉस पॉलिनेशन की बात की जाएगी तो आप समझ जाएंगे कि इसमें जो फूल का मेल पार्ट होगा वो अपने फूल के फीमेल पार्ट पे नहीं गिर रहा होगा। किस पे गिर रहा होगा, तो सर दूसरे फूल के फीमेल पार्ट पे गिर रहा होगा। और दूसरे फूल के फीमेल पार्ट पर परागकण का जाना क्या कहलाता है सर, पर परागन कहलाता है। बाद बाकी परागन आप सभी ने समझ ही लिया कि परागकण का वर्तिकाग्र के साथ जो मिलने की प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन आप सभी समझ रहे होंगे कि सर
पौधे के शरीर से जो पानी वाष्प के रूप में बाहर निकलती है, इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, आपसे पूछा जा रहा है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे? आप सभी ध्यान में रखेंगे, पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो बहुत ज्यादा भारी थे, साथ ही साथ उसमें किसका इस्तेमाल किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, और साथ ही साथ बहुत महंगे भी होते थे। क्योंकि समय बदलता गया, कंप्यूटर के जनरेशन भी बदलते गए, और अभी तक हम लोग कुल 5th जनरेशन पे क्या कर रहे हैं सर? तो पहुंच चुके हैं, और इससे आगे भी जनरेशन पे अभी सर डिस्कशन चल रहा है। लेकिन वर्तमान में जितने भी कंप्यूटर आप देख रहे हैं वे सबके सब 5th जनरेशन कंप्यूटर ही हैं। बस आप सभी यहां पे ध्यान में ये रखेंगे कि पहली पीढ़ी में जिस तरह यहां पे कहा जा रहा है कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, तो बस आपको ये याद रखना है कि जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर था, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, उसमें जो है ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। सर क्वेश्चन बन पड़ता है कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया गया था? आप कहेंगे सर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। किसका इस्तेमाल किया गया था? ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। और मेरे मित्र जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, इसमें आईसी चिप का इस्तेमाल किया गया था, जिसको हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करते हैं, तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में सर माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया। किसका इस्तेमाल किया गया? माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था। और पांचवी पीढ़ी में सर आप देख ही रहे हैं कि परिवर्तन किस तरह से हुआ है। आपके पास लैपटॉप आ गए हैं, पाम टैब आ गए हैं, ये सब के सब क्या है सर? पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर है। तो जो बेसिक बातें थी कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया गया? आप कहेंगे वैक्यूम ट्यूब का। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आप कहेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में सर माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य में निम्न में से किसकी ऑक्सीजन के लिए उच्च आत्मीयता है? यानी कि इन चारों में से ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ जाता है? आप कहेंगे सर हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है, तब जाकर के ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के हर एक भाग में पहुंचती है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी क्या होते हैं सर? हीमोग्लोबिन जुड़ते हैं, उस केस में उसको हम लोग कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। लेकिन ज्यादा आत्मीयता मतलब ज्यादा जुड़ाव किसके साथ होता है? सर हीमोग्लोबिन के साथ होता है। बाद बाकी मेलानिन तो सर त्वचा में पाया जाता है, एक प्रकार का पिगमेंट है। और श्वेत रक्त कण आप सभी समझ रहे हैं सर WBC को बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 कि गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? भाई मेरे गोलीय दर्पण ये है और इसका परावर्तक सतह ये है, इसका केंद्र बिंदु ये क्या होगा? आप कहेंगे सर ध्रुव। यहाँ पे सर फोकस हो जाएगा, ये वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पीसी को क्या कहेंगे सर जी? मुख अक्ष कहेंगे। और पी से लेकर के एफ तक की जो दूरी होगी उसको फोकस दूरी कहा जाएगा, और एफ को क्या कहा जाएगा? फोकस और वक्रता केंद्र। तो आप कहेंगे सर जो ये वाला पॉइंट है ये हमारा वक्रता केंद्र कहलाएगा। ध्यान में रखेंगे कि वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होती है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। फोकस तो सर अगर अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में कोई प्रकाश की किरण ऐसी हो जो मुख अक्ष के समांतर आती है, तो सर अगर अवतल दर्पण है तो वो फोकस से होकर के गुजर जाएगी, मुख अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरेगी और उसी बिंदु को फोकस कहेंगे। उत्तल दर्पण है तो मुख अक्ष के किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी और उसको क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण का मुख फोकस कहेंगे। बाद बाकी मुख अक्ष तो सर P से लेकर के C तक, यानी कि ध्रुव से लेकर के C तक की जो दूरी है सर इसी को मुख अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 की एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। इस तारामंडल को शिकारी द हंटर के नाम से भी जाना जाता है। सर इसको हम लोग ओरियन कहते हैं। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे गुरुजी ये क्या है? ध्यान में रखेंगे, इसी को नक्षत्र मंडल भी कहा जाता है। जब आप रात के समय आकाश में देखते हैं तो बहुत सारे तारों का आपको समूह दिखाई पड़ता है। तो तारों का अलग अलग आकृति का जो समूह होता है उसी को क्या कहा जाता है सर? तो आप सभी याद रखना तारामंडल कहा जाता है, या हम लोग इसको नक्षत्र मंडल भी कहते हैं। और उसी में से आपका उर्सा मेजर जिसको बिग बियर भी बोला जाता है वो भी क्या है? एक प्रकार का नक्षत्र मंडल, या आप कह सकते हो तारामंडल का ही फॉर्म है, जिसमें क्या होता है तो सर तारों के अलग अलग आपको संरचना दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा जा रहा है कि डैश कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है, वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ खराब हो चुके कोशिकाओं को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है। सर लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। और सर यही क्या करता है तो सर कोशिकाओं की अपशिष्ट निस्तारण में प्रणाली में शामिल होता है। जो क्या होता है तो सर जो कोशिकाएं खराब हो जाती है उसको ये सड़ा गला करके अपने में क्या कर देता है सर? तो सर पचा देता है।
मेरे मित्र प्लास्टिड इसको लवक बोला जाता है और कहने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किस में पाए जाएंगे, प्लांट सेल में पाए जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 कि डैश को वैद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है। मेरे मित्र अधातुओं को वैद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है, जबकि धातुओं को सर वैद्युत धनात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है। मिश्र धातु क्या होते हैं, तो सर दो या दो से अधिक धातु या अधातु का मिश्रण होता है। यौगिक तो सर जब दो तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो क्या होता है, सर यौगिक का निर्माण होता है। मिश्रण दो तत्व को किसी भी अनुपात में मिला दो, मिश्रण तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, आप सभी ध्यान में रखेंगे, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जिसको हम लोग OCR भी कहते हैं, फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन भी होता है। ये क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। और साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्रोजेक्टर, इंकजेट प्रिंटर, हेडफोन, ये सब क्या होंगे, आउटपुट डिवाइस होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 कि खगोलीय भौतिक विज्ञानी डैश ऐसे पहले जीवित व्यक्ति बन गए जिसके नाम पर नासा ने अंतरिक्ष यान का नाम रखा, और इन्होंने 1958 में सर्वप्रथम सौर पवन के अस्तित्व को सैद्धांतिक रूप दिया था। मेरे मित्र यूजीन पार्कर जो थे वो क्या थे, तो सर पहले ऐसे जीवित व्यक्ति थे जिसके नाम पर नासा ने क्या करा, अंतरिक्ष यान का नाम रखा। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि ये यूजीन पार्कर ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या करा था, तो सौर पवन यानी कि सोलर विंड के अस्तित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन कि सोनार का पूर्ण रूप क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सर पहले ऑप्शन में है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है। मेरे मित्र CPU कंप्यूटर का भाग होगा ही, रैम ये भी कंप्यूटर का भाग होगा, रोम ये भी कंप्यूटर का भाग होगा, जबकि USB ये सर कंप्यूटर का भाग नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि 1752 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह बताया कि बिजली कड़कना और आपके कपड़ों से चिंगारी निकलना वास्तव में एक ही परिघटना है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। और मेरे मित्र अगर आपसे सवाल करा जाए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने आवेश के धनावेश और ऋणावेश होने की पुष्टि करा था, तो आप सभी कहेंगे सर बेंजामिन फ्रैंकलिन। थॉमस एडिसन बल्ब की खोज किए थे, गैलीलियो गैलीली आप सभी कहेंगे जड़त्व के बारे में इन्होंने बताया था, साथ ही साथ गति के समीकरण को दिया गया था। और आर्किमिडीज तो आप कहेंगे सर जो उत्प्लावन बल के बारे में हम लोग पढ़ते रहते हैं वे सब के सब आर्किमिडीज बाबा का ही कमाल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 की एक सभागार में ध्वनि का प्रतिष्ठित ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिमाण है और इसे डैश कहा जाता है, सर इसको हम लोग अनुरणन रिवाइब्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। सर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो क्या है, तो आपका स्प्रेडशीट का एक उदाहरण होता है। मेरे मित्र आपके इस सेट में टोटल 33 क्वेश्चन थे जिसको आपने आसानी से क्लियर कर लिया है, और मेरे ख्याल से अब अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।